खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। एक तरफ दहशतगर्दी से परेशान मुल्क पाकिस्तान इससे निमटने का दावा कर रहा है, दूसरी जानिब उसी की तरफ से लगातार हिंदुस्तान के अमन और सलामती को दरहम बरहम करने की कोशिश हो रही है। हालांकि नए साल के मौके पर 26/11 जैसी बड़ी वारदात को दोहराने वाली हरकत को हिंदुस्तानी हिफाजती दस्तों ने तो नाकाम कर दिया है, जिसके तहत गुजरात के पोरबंदर से तकरीबन 365 नॉटिकल माइल दूर बहर अरब में पाकिस्तान से मुत्तसिल सरहद के पास एक पाकिस्तानी मुश्तबा बोट नजर आई। जब कोस्ट गार्ड ने किश्ती को रोकने का इंतबाह दिया तो बोट में सवार लोगों ने धमाका करके किश्ती को खुद से उड़ा लिया। हालात की नजाकत को देखते हुए हिंदुस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का पोरबंदर दौरा भी मनसूख हो गया है। इसके अलावा हम बात करेंगे दिल्ली में जराइम के हालात की, जहां गुड गवर्नेंस का दावा करने वाली बीजेपी को झटका लगता नजर आ रहा है। दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक यहां हुई क्राइम की वारदातों में 2013 के मुकाबले इस साल जबरदस्त इजाफा हुआ है और यह तादाद तकरीबन दोगुना हो गई है। अब सवाल यह उठना लाजमी भी है कि गुड गवर्नेंस का दावा करने वाली बीजेपी का क्या हुआ? कब सुधरेगी दिल्ली? कब तक होंगी खवातीन के साथ गैर इंसानी सलूक होते रहेंगे? इसी मौदूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब और कर्नल दानवीर सिंह साहब हमारे साथ दिफाई उमूर के माहिर स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों का खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। और चंद मेहमान हमारे साथ फोन लाइन के जरिए भी गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। नए साल के मौके पर 26/11 जैसी वारदात को दोहराने वाली हरकत को हिंदुस्तानी हिफाजती दस्तों ने नाकाम कर दिया है। गुजरात के पोरबंदर से तकरीबन 365 नॉटिकल माइल दूर बहर अरब में पाकिस्तान से मुत्तसिल सरहद के पास एक पाकिस्तानी मुश्तबा बोट नजर आई। जब कोस्ट गार्ड ने किश्ती को रोकने की कोशिश की और उसे इंतबाह दिया तो बोट में सवार लोगों ने धमाका करके उस किश्ती को खुद से उड़ा लिया। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह मुश्तबा शख्स हिंदुस्तान में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की गर्ज से आ रहा था। खुफिया जराये से खबर मिली थी कि पाकिस्तान के शहर कराची से आ रही मछली पकड़ने वाली उस बोट पर धमाकाखेज अशिया लदे हुए थे। इनपुट मिलने के बाद कोस्ट गार्ड की बोट और तैयारे ने मुश्तबा पाकिस्तानी जहाज का तकरीबन कई घंटे तक पीछा किया। यह वाकया 31 दिसंबर की रात का है। हिंदुस्तानी खुफिया एजेंसियों को अंदेशा है कि उस किश्ती पर लश्कर तैयबा के दहशतगर्द सवार हो सकते हैं, जो 1 जनवरी को दोपहर के वक्त हिंदुस्तान में दाखिल होने के इरादे से आए थे। इस तरह की खबरें आ रही हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। पहली बात। दूसरी बात ये कि लगता है कि कोई बड़े हमले की या कोई बड़े आतंकवादी स्ट्राइक की ये लोग तैयारी में लगे हुए हैं। 26/11 में भी ये जो आतंकवादी मटेरियल आया था या आतंकवादी लोग जो आए थे वो सब भी समुद्र के जरिए आए थे। तो उसी तरह का लगता है। चिंता की बात यह है कि अब इन लोगों ये ग्रुप जो है काफी सक्षम इंडिया में भी है, इनके हैंडलर वहां पे मौजूद हैं बड़े बड़े शहरों में। दूसरी जानिब पाकिस्तान नवाज शरीफ की सदारत में दहशतगर्दी के इशू पर कुल जमाती कॉन्फ्रेंस करके इससे निमटने का दावा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद से मुतालिक तैयार किए गए मसवदे पर अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। नवाज शरीफ ने कहा कि 2 साल के लिए इस पर काम करने का फैसला लिया गया है। इसके नताइज जब सामने आएंगे तब पूरी कौम चैन की सांस लेगी। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जारी इस कॉन्फ्रेंस में अहम वफाकी वुज़रा के अलावा तमाम सियासी पार्टियों के नुमाइंदे शरीक हुए। इसके अलावा इजलास में मुल्क की अस्करी क़यादत और खुफिया इदारे ISI के सरबराह भी शामिल हुए।
हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए दोनों मेहमान मौजूद हैं। कर्नल दानवीर साहब, आपसे हम गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहेंगे। क्या जो वाकया हुआ है, जो कोस्ट गार्ड ने जिस तरह से पाकिस्तान की एक किश्ती को, मछली पकड़ने वाली किश्ती को चेज किया, कई घंटों तक चेज किया, ये खबरें आ रही हैं और उसमें यह कहा जा रहा है कि उसमें लश्कर तैयबा के लोग थे जिन्होंने पकड़े जाने के डर से खुद को धमाके से उड़ा लिया। कैसे देखते हैं इस खबर को आप? देखिए, जो प्रेस रिलीज जारी किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, उसमें ये कहा गया है कि एक ये बोट आ रही थी केटी बंदर से, जो कि कराची के शायद ईस्ट में है। जी जी। और ये 365 नॉटिकल माइल पोरबंदर से साउथ वेस्ट में जो है इंटरसेप्ट हुई और इंटरसेप्शन के बाद में इसने काफी अपने आप को ना पकड़े जाने की कार्रवाई करी और ये 4-4.5 घंटे तक ये जो है ड्रामा जो है सीज के ऊपर चलता रहा और अंततः उन्होंने अपने आप को अपनी बोट में आग लगा ली, जिसकी वजह से एक धमाका हुआ और धमाके से और ज्यादा आग फैली और वो जो है बोट डूब गई। तो अब उसमें यह भी कहा जा रहा है कि ये शायद कुछ वॉर लाइक स्टोर्स लेके आ रही थी और इसको किसी और बोट पे ट्रांसफर करना था। तो बहरहाल ये तो आगे इंटेलिजेंस एजेंसीज की इन्वेस्टिगेशन का मामला है। मेरा मानना यह है कि इसमें 3 प्रकार की चीजें हो सकती हैं। जी जी। नंबर एक जो अलकायदा है, अलकायदा में एक नेवल विंग भी है। जी जी। और इन्होंने सबसे पहली नेवल हरकत जो करी थी वो यूएसएस कोल के खिलाफ गल्फ ऑफ एडन में सन 2000 में करी थी। जी जी। जिसमें उन्होंने स्पीड बोट में से इस यूएस डिस्ट्रॉयर को पोर्ट साइड पे हमला किया, जिससे धमाका हुआ और एक बहुत बड़ा होल हो गया। वो बात दूसरी है कि वो डूबा नहीं जहाज। जी जी। उसके बाद में दूसरी हरकत करी लश्कर तोयबा ने बॉम्बे में 26/11 को। अब जो आज वाली जो हरकत है, अगर ये वॉर लाइक स्टोर्स ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसका जो एनालिसिस निकल के ये आता है कि जो पाकिस्तान काफी अरसे से जो कोशिश कर रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर ही होम ग्रोन टेररिस्ट मॉड्यूल्स हों और वो सेल्फ सफिशिएंट हो, जैसे कि इंडियन मुजाहिदीन। तो इंडियन मुजाहिदीन की अगर आप कारगुजारी देखें, जितने भी ब्लास्ट करे हैं, बहुत ही लो पावर्ड ब्लास्ट है। हो सकता है कि ये एक उस एक्सरसाइज का एक वो हो जिसमें कि सोफिस्टिकेटेड आर्म्स और एक्सप्लोसिव जो है। ये जो कहा जा रहा है कि ये 26/11 जैसे मुंबई हमले की तैयारी थी, क्या ये मुमकिन लगता है कि उस छोटी सी बोट में जो धमाका? देखिए, 26/11 में एक फिशिंग बोट में आए और फिशिंग बोट में एक पॉइंट तक आने के बाद में शायद वो जो इन्फ्लेटेबल डिंकीज जिनको बोलते हैं, इन्फ्लेटेबल बाउट्स जो होती हैं, उसमें बैठ के, और रबर वाली बोट जिसको आम भाषा में बोला जाता है, उसमें बैठ के वो शोर पे आए। तो हो सकता है वैसी भी कोई कार्रवाई हो, लेकिन मेरे ख्याल से जो तजुर्बा जो कहता है, जो मिलिट्री तजुर्बा जो कहता है, वो एक चीज को दोबारा से उसी तरीके से सरंजाम मेरे ख्याल से नहीं देंगे। जी 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 जी। इससे यह लगता है कि कहीं ना कहीं से, लेकिन यह बात जो आ रही है कि इनपुट मिला था, कहीं ना कहीं से इंटेलिजेंस इनपुट मिला था मिलिट्री को, तब उसने इंटरसेप्ट किया। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है जहां तक नेवल वॉरफेयर का सवाल है, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस का सवाल है। 2013 में GSAT-7 लॉन्च किया गया, जो कि डेडिकेटेड नेवल सैटेलाइट है, जिससे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस जो है काफी इनहैंस हुआ है। और पूरा ईस्टर्न सीबोर्ड और वेस्टर्न सीबोर्ड में बहुत जितने भी फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं या व्हीकल्स हैं, उनको रियल टाइम में ट्रैकिंग किया जाता है। अगर अनआइडेंटिफाइड है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होती है। और मेरे ख्याल से शायद ये इसी नेटवर्किंग का नतीजा है कि ये एक देखा जाए तो बड़ा कामयाब एक ऑपरेशन जो है सरंजाम हुआ। जी, सैयद फैसल अली साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। सैयद फैसल अली साहब, आप किस जाविये से इस मामले को देखेंगे, ये जो वाकया हुआ है? देखिए, इसमें बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। एक जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ डिफेंस की जो प्रेस रिलीज है, उसी के हवाले पर सारी बात कही जा रही है। अब जहां तक सवाल ये है, कर्नल साहब बता रहे हैं कि वो बोट सिंक कर गई है, डूब गई है, तो कोई एविडेंस सच करके नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। अब जो स्टोरी हम लोगों तक आ रही है वो यही है कि उसमें एक्सप्लोसिव था, आर्म्स एलिमिनेशन थे, कुछ लश्कर के उसमें दहशतगर्द थे, वो आ रहे थे हिंदुस्तान में हमले की तैयारी कर रहे थे। लेकिन इस बात को सपोर्ट करने के लिए जो कॉर्बेटिव एविडेंसेस होने चाहिए, वैसा कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन अगर इस तरह की बात है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से ही आ रहे थे, तो पाकिस्तान का वो दावा
कि वो दहशतगर्दी को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है, उससे लड़ाई लड़ रहा है। कल भी मैं देख रहा था वहां पे एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई है दहशतगर्दी के खिलाफ। वो कहीं ना कहीं फिर खोखली बयानबाजी लगती है और पूरा जो उसका जो दावा है वो कहीं ना कहीं खोखला लगता है कि पाकिस्तान जो कहता है कि मैं खुद, मेरा अमन अमान जो है दहशतगर्दी से दरहम बरहम हो गया है, वो कोशिश ये कर रहा है कि कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है, जिस तरह का अमन है, उसको खराब किया जाए। ये तो अजीब तजाद है सैयद फैसल अली साहब। एक तरफ पाकिस्तान में पेशावर जैसे वाकयात होते हैं, उसके बाद पूरी इंसानियत हिल जाती है और पाकिस्तान की हुकूमत इस तरह से हिली हुई है कि यके बाद दिगरे मुसलसल वहां मीटिंग्स हो रही हैं, फौजी अदालत कायम करने की बात हो रही है, और दूसरी जानिब ये कार्रवाइयां भी जारी हैं कि अपने पड़ोस में कैसे डिस्टर्ब किया जाए, वो भी टेररिज्म के जरिए। बिल्कुल, और यही कंट्राडिक्शन जो है पाकिस्तान के लिए अगर कहा जाए कंट्री इन कंट्राडिक्शंस, तो कोई गलत बात नहीं होगी कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अभी चंद दिनों कबल जो इस तरह का वाकया वहां पेशावर में आया, तो ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं इनकी और खास करके इनके हसास इदारे, जिनको मैं कहूं कि हैंडलर्स जो हैं, जो दहशतगर्दों को हैंडल करते हैं या उनको भेजते हैं हिंदुस्तान या दूसरे मुल्कों में, वो कम से कम अब सबक लेंगे। इसलिए कि पेशावर में जो वाकया हुआ उसमें ज्यादातर जो बच्चों की, जो बेचारे बेगुनाह बच्चे जो मारे गए, वो कहीं ना कहीं आर्मी अफसरान के बच्चे थे। तो लग रहा था कि कहीं कुछ परसेप्शनल चेंज आएगा, कुछ एक चीज होगी। लेकिन अगर इस बात पे जो वाकया 31 तारीख का बताया जा रहा है, जो आज रिपोर्ट हुआ है, अगर उस पर यकीन किया जाए तो बिल्कुल लगता है कि कहीं ना कहीं तजाद है। हर तरह की चीजें कही जा रही है पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन हो बिल्कुल उल्टा रहा है। और इसमें एक चीज और मैं कहूंगा खालिद, कि अगर ये बात जो आई है सामने, अगर ये था तो बहुत बड़े हादसे से हिंदुस्तान बच गया। और मैं इसके लिए मुबारकबाद दूंगा कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, कोस्ट गार्ड के अफसरान हैं, जो लोग हैं, उन्होंने एक बड़े हमले को नाकाम किया। जी, इस बड़े हमले को नाकाम किया। और इसकी ताजा जानकारी क्या थी, क्या वहां इस सिलसिले में मजीद जानकारी है? हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुंबई से मौजूद हैं, एहतराम अली। एहतराम अली साहब, क्या आपको लगता है, क्या जानकारी है वहां पर, क्या वहां पर नकलो हरकत है? तमाम तरह के जो लोग हैं, या तो नेवी है या फिर कोस्ट गार्ड है, वो क्या बता रहे हैं, क्या हालात हैं वहां पर? देखिए, आईबी के हिसाब से जो इनपुट आया था मुंबई पुलिस को, उसमें था कि किसी भी बोट पर आतंकवादी हमला कर सकते हैं और बंधक बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आईबी से इनपुट आए थे, 31 तारीख को जो मुंबई का अरब सागर है, वहां पर बहुत सी बड़ी बड़ी बोट में और शिप में पार्टी होती थी। तो उसको देखते हुए मुंबई कमिश्नर ने ये एक नोटिस जारी किया कि इस साल, यानी कि 2000, एक बात यहाँ पर, ये 31 दिसंबर का वाकया है, 31 दिसंबर की रात का, मीडिया में खबर आते आते बाहर आते, ये इतनी ताखीर क्यों हुई, इतनी देर क्यों हुई? ये पहले से इनपुट था, ये इनपुट पहले से था कि क्योंकि बैंगलोर धमाके के बाद ये सारे इनपुट्स आने शुरू हो गए थे और मुंबई के पास ये इनपुट था कि इस तरह की वारदात पाकिस्तान के आतंकवादी दहशतगर्दी कर सकते हैं। तो ऐसे में जब आप देखिए, हर साल 2008 के बाद भी मुंबई में 31 नाइट मनाई गई, बोट में परमिशन दी गई, 2010 में भी परमिशन दी गई, 11 में भी दी गई, लेकिन 2014 में नहीं दी गई क्योंकि इनपुट से मुंबई पुलिस के पास। तो ऐसी स्थिति में मुंबई के आसपास जितने भी बोट थे, वहां पर इस तरह की परमिशन नहीं दी गई, यानी कि कुछ न कुछ इनपुट जरूर रहे होंगे, इस कारण से ये परमिशन नहीं दी गई। उसके अलावा 25 दिसंबर से पूरे मुंबई में हाई अलर्ट था बैंगलोर ब्लास्ट के बाद। और ऐसी स्थिति में जब 26/11 का एक वाकया हो चुका था में, तो कोई भी किसी भी कीमत पर कोस्ट गार्ड कोई कोताही बरतना नहीं चाहते थे। तो और कामयाबी माना जाए आईबी के इनपुट की, नेवी की, कोस्ट गार्ड की, जिससे 26/11 जैसा हमला बच गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया एहतराम अली, आपका मुंबई से जानकारी देने के लिए फोन लाइन के जरिए। सैयद फैसल अली साहब, यकीनी तौर पर आपने जैसा कहा कि नेवी और कोस्ट गार्ड और आईबी ये सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि बड़ा धमाका, एक बड़ा हमला होने से, किसी न किसी 26/11 की नौयत का हमला होने से बच गया। ऐसे में क्या लगता है, ऐसे हमलों से बचने के देरपा उपाय क्या हो सकते हैं? क्योंकि यके बाद दिगरे हमारा मुल्क कहीं ना कहीं से इतना वल्नरेबल होता जा रहा है कि हमले इस तरह के पाकिस्तान प्लान करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है और हम उसका शिकार होते चले जाते हैं। देखिए खालिद, जिस तरह से पेशावर वाली बात हुई थी, तो उसके बाद ये लगा था कि अब हम लोगों को भी इस बात को समझना चाहिए कि पाकिस्तान के खुद घर में इस तरह का मामला हुआ है, तो अब वो इन लोगों को कहीं ना कहीं पाकिस्तान के टीवी, आप देखिएगा टीवी डिबेट्स में आते हैं जो कर्नल्स हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, आला अफसरान मिलिट्री के, वो इस बात को मानते हैं
कि पाकिस्तान ने इन लोगों को पनाह दी हुई है, पाकिस्तान ने इन लोगों को कहीं ना कहीं प्रमोट किया है, तो अब वो इनसे परहेज करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। अभी आप देखिए, कुछ चंद दिनों कबल एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक कमांडर का वीडियो आया था, जिस तरह की बातें उसने कही कि नहीं, हम लोग सारे लोग पूरी तरह से कश्मीर में इन्वॉल्व हैं, हम लोग ये कर रहे हैं। तो लग नहीं रहा है कि कोई चेंज हुआ है, और जब तक ये नहीं होगा हिंदुस्तान को फिक्र करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर एक बात कहूंगा कि जिस तरह से अगर ये बात हुई है और उसको नाकामयाब किया गया है, तो इसका एक क्लियर मैसेज तो यह है, क्लियर एक चीज जो समझ में आ रही है कि हमारे कोस्ट गार्ड ने एक लेसन सीखा है बॉम्बे अटैक के बाद, कि अब हमारी समुद्री जो बॉर्डर्स हैं उसको सेफ एंड सिक्योर करना है। मुझे लगता है कि ये जो कार्रवाई 31 तारीख की हुई है, उसी का नतीजा है कि इतना बड़ा हमला इन लोगों ने रोक पाने में इन लोगों ने कामयाबी तय की। तो उसमें एक चीज मैं और कहूंगा कि इसमें और भी जो इक्विपमेंट्स हो सकते हैं। देखिए, सी का बॉर्डर बहुत वसी होता है। कभी आप बॉम्बे में धमाका हुआ, ये देखिए पोरबंदर के आसपास हो गया। तो जहां जहां भी बाहर से हमला है, वहां पर अगर सर्वेलांस की अच्छी व्यवस्था की जाए, अच्छा इंतजाम किए जाए और पूरे तौर पर चाक चौबंद इंतजाम किए जाए, तो हिंदुस्तान को और सेफ सिक्योर किया जा सकता है। इसलिए कि आप अपने सिर्फ पड़ोसी पे ये उम्मीद करके बैठे कि वो आपको महफूज कर देगा, और उसके यहाँ चूंकि एक बड़ा सानिया हो चुका है इसलिए अब वो एक्सपोर्ट नहीं करेगा दहशतगर्दी, मुझे ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है, कम से कम आने वाले चंद महीनों और साल में। जी, यानी खुद चाको चौबंद होने की जरूरत है, अपना मैरीटाइम सर्विलेंस उसको बढ़ाने की जरूरत है, तभी कहीं ना कहीं से हम महफूज होंगे। खामोखा का, चूंकि अगर आपने दुरुस्त फरमाया कि चूंकि पाकिस्तान में एक बड़ा वाकया हो गया, इंसानियत सोज वाकया हो गया, उसके बाद पाकिस्तान ऐसा नहीं करेगा हिंदुस्तान के साथ, ये सोच कर नहीं बैठना है, बल्कि खुद चाको चौबंद रहने की जरूरत है। सैयद फैसल अली साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। हालात हादरा में वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो हम बात करेंगे कि जिस दिल्ली में हिफाजत को लेकर, क्राइम को लेकर इतना वावेला मचता रहा है बरसों से, जिस दिल्ली में खवातीन को के साथ क्राइम को लेकर, उनके खिलाफ क्राइम को लेकर सड़कों पर, इंडिया गेट पर हंगामा होता रहा कई कई दिन तक, कई कई हफ्तों तक, उसके बावजूद दिल्ली में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। खवातीन के खिलाफ इस्मतदरी के वाकयात कम नहीं हो रहे हैं। ये हम नहीं, ये दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट कह रही है। 2013 के मुकाबले 2014 की जो दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट जारी की है, उसमें तमाम तरह के जराइम दिल्ली में बढ़े हैं, इस्मतदरी के वाकयात भी बढ़े, तकरीबन तमाम वाकयात दोगुना हो गए हैं। आखिर ये कैसे रुकेंगे? हुकूमत क्या कर रही है? इस पर मरकजी हुकूमत पर भी सवाल उठना लाजमी है। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे, और गुफ्तगू में हमारे साथ चंद मेहमान भी फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे। फौरन हाजिर होते हैं। मिल जाते हैं कुछ ऑफिसर्स हमें, थोड़े पागल, थोड़े अड़ियल, जिनके दिमाग में सिर्फ देश और देशभक्ति घूमती रहती है। ये देश के लिए मरना नहीं चाहते, बल्कि जीना चाहते हैं, ताकि आखिरी सांस तक देश की रक्षा कर सकें। सुना है कसाब को एसी वाला कमरा दिया थे लोग ने, उसे तो ज्यादा ही किए हम। क्या हिंदुस्तान में अक़लियतों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कुछ उम्मीद रखनी चाहिए? मोदी जी की 5 साल 10 साल की गवर्नेंस रह जाएगी, तो उस गवर्नेंस के बाद इस देश में न कोई पत्रकार, नामा निगार और न कोई पॉलिटिकल पार्टी हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं कर पाएगी। मुस्लिम मसाइल पर साबिक वजीर आला उत्तर प्रदेश और बीजेपी लीडर जगदम्बिका पाल की बेबाक राय। ये जो जनता परिवार, ये कहीं ना कहीं एक महागठबंधन है जिसकी ताकत आप लोगों के सामने खड़ी होगी। इससे भारतीय जनता पार्टी को डरना चाहिए या ये निरर्थक है? पूरे लोकसभा की तादाद 543 की है, उसमें 6 पार्टी के मिला के 15 लोकसभा के सदस्य हैं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई चुनौती या डरने की बात तो है नहीं। देखिए तकरार में सैयद फैसल अली के साथ इतवार की रात 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ आलमी समय पर।
ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब, और इस सेगमेंट में चंद मेहमान फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में साल 2013 के मुकाबले साल 2014 में तकरीबन दोगुने मुजरिमाना मामला दर्ज हुए हैं। दिल्ली पुलिस ने साल 2014 में राजधानी दिल्ली में पेश आए मुजरिमाना मामलात की तफसीलात पेश की। इन आदादो शुमार में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली वारदातें इस्मत दरी की हैं। दिल्ली में साल 2013 में जहां 1636 रेप के मामले दर्ज हुए थे, वहीं यह आदादो शुमार साल 2014 में 2069 तक पहुंच गए हैं। साल 2013 में जहां आईपीसी के तहत 80,184 मामले दर्ज किए गए थे, वहीं साल 2014 में यह आदादो शुमार 1,47,230 तक जा पहुंचे। इसके अलावा कत्ल से लेकर लूटपाट तक, कार चोरी से लेकर चैन स्नैचिंग तक हर जुमरे में आने वाले मुजरिमाना मामलात के आदाद शुमार में इजाफा देखने को मिला है। लेकिन शायद वो दूसरी बात मेरी भूल गए। आपको एहसास है जुम्मन का, ये मुझे खुशी है इस बात। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद है सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब। सैयद फैसल अली साहब, अगर हम तज्जिया करें कि ऐसे वारदात क्यों हुए, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? 2013 में बहुत बवाल हुआ था दिल्ली में, जो वाकया हुआ था एक रेप का दिसंबर के महीने में ही। उसके बाद पूरी दिल्ली सड़कों पर थी, इतना वावेला हुआ, और एक बड़ी वजह यह भी माना जा रहा है कि यूपीए सरकार शायद उस वजह से भी चली गई। दिल्ली रियासत में हुकूमत खो दी और मरकज में हुकूमत खो दी। मई में बीजेपी की हुकूमत बनी एनडीए की, उसके बाद से लेकर अब तक उनकी हुकूमत रही है। इतने वाकयात बढ़े हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, जाहिर सी बात है, जिस तरह के फिगर्स आए हैं और दुगनी से ज्यादा चीजें हो गई हैं जो क्राइम्स, ये बहुत तशवीश की बात है और बहुत अफसोस की बात है कि दारुल हुकूमत हमारी है कौमी और वहां इस तरह की बात हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके लिए सिर्फ जिन लोगों ने जुर्म किया वो जिम्मेदार हैं, वो मुजरिम हैं? वो लोग जाहिर सी बात है जराइम पेशा लोग हैं, वो तो करेंगे ही। उनको रोकने की जिम्मेदारी जिनके ऊपर थी, जो दिल्ली पुलिस के अहलकार हैं, जो सीधे तौर पे कहीं न कहीं मरकजी सरकार के मातहत आते हैं, उन लोगों ने क्या किया? 7 महीने हो गए हैं नई सरकार के आए हुए। नई सरकार ने ये दावे भी किए थे कि हम जुर्म खत्म कर देंगे और औरतें बहुत आराम से, बहुत सेफ एंड सिक्योर माहौल में घूमेंगी, आएंगी, जाएंगी, किसी तरह का कोई मामला नहीं होगा। मैं देख रहा था रिपोर्ट में कि औरतों के खिलाफ भी जो जुर्म है वो भी बहुत ज्यादा बढ़े। जी। तो कहीं ना कहीं वो सारे दावे गलत होते हुए साबित हो रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा खालिद कि जिस तरह की बातें आप इलेक्शंस में कहते हैं, उनको अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो उनका एहतिसाब होता है। जी। इलेक्शन आने वाला है, अब देखिए इस तरह की चीजों पे भी वोटिंग होती है या नहीं होती है, ये हिंदुस्तान का एक बड़ा अलमिया है। जैसे फैसल अली साहब, हमारे साथ बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता साहब बातचीत में फोन लाइन के जरिए। विजेंद्र गुप्ता साहब, दिल्ली पुलिस ने जो रिपोर्ट जारी की है, तकरीबन उसमें तमाम तरह के जो जुर्म है, जो 2013 में जो फिगर आया था और 2014 में, वो बढ़ गए हैं। आपकी सरकार मई में बनी, उसके बाद 7 महीने गुजर गए। क्या आपकी सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है? वो भी कहीं से जिम्मेदार है, क्योंकि दिल्ली पुलिस आपके जेर असर आती है। मैं ये समझता हूं कि पुलिस ने इस बारे में जो अपनी सफाई में कहा है कि चूंकि क्राइम पर बड़ी तीखी नजर रखी गई और जो घटना 16 दिसंबर 2012 को हुई थी, उसके बाद क्योंकि बहुत कॉन्शियसली गवर्नमेंट इस पूरे मामले पर आगे चल रही है और इसलिए केसेस ज्यादा रजिस्टर किए गए, ज्यादा तैनाती की गई, ज्यादा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद हमारा ये कहना है कि इस बात की पूरी तहकीकात होनी चाहिए और पूरी जानकारी सबके सामने आनी चाहिए कि ये वारदात जो 2013 और 2014 में जो फर्क आ रहा है, इसका कारण क्या है। जी। क्या वारदात बढ़ गई है, या पुलिस जो अपनी मुस्तैदी की बात कर रही है वो सही है, और या फिर वाकई कानून व्यवस्था को और चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है। जी।
जी विजेंद्र गुप्ता साहब, हमारे साथ कांग्रेस लीडर अहमद हसन साहब फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए। अहमद हसन साहब, दिल्ली पुलिस की एनुअल रिपोर्ट आपने देखी होगी, तमाम तरह के जो जुर्म है, चाहे वो औरतों के साथ रेप का इसमें दरी का मामला हो या दूसरे मामलात हो जुर्म के, तमाम 2013 और 2014 के मुकाबले 2014 में तकरीबन दोगुने हो गए हैं। इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? लूप होल कहां रहा, कमी कहां रही? क्या दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए या मरकजी हुकूमत? किसे जिम्मेदार मानते हैं? हेलो जी अहमद हसन साहब, किसे जिम्मेदार मानते हैं आप? नहीं, मैं तो ये बीजेपी की जो सरकार है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, हर जगह पर ये लोग क्रिटिसाइज करते थे, रोज डेमोन्स्ट्रेशन करते थे। आज इनको क्या हो गया? दिल्ली में रेप बढ़े और हिंदुस्तान में हर जगह पे आप देखिए, दिल्ली के अंदर 1 साल से गवर्नर रूल है। किसका गवर्नर रूल है? बीजेपी की तरफ से गवर्नर रूल है और सारा बीजेपी की तरफ से हो रहा। हर जगह पर अहंकार मचा हुआ है। आप चले जाएं किसी थाने में, कोई एफआईआर लिखने के लिए तैयार नहीं होता है। और ये बोलते थे कि हम पुलिस को ये करेंगे और वो करेंगे। 4-4 साल और 3-3 साल की बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, खुलेआम रेप हो रहा है, लेकिन उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। जी अहमद हसन साहब, आप फोन लाइन पर बने रहे। विजेंद्र गुप्ता साहब, बीजेपी लीडर भी हमारे साथ हैं। विजेंद्र गुप्ता साहब, यकीनी तौर पर दिल्ली में कहीं ना कहीं से लेफ्टिनेंट गवर्नर का रूल है। आप डायरेक्टली जो मरकजी सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जिम्मेदार है। ऐसे में यकीनी तौर पर क्या कहेंगे? क्योंकि दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, औरतों के साथ सलूक को लेकर आप लोगों ने सड़क पर बहुत हंगामा किया था। 2012 के हम निर्भया केस की बात करें तब भी, उसके बाद से मुसलसल कई वाकयात को लेकर आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया और ये भी एक वजह थी कि जो उस वक्त की यूपीए गवर्नमेंट को उसका खामियाजा उठाना पड़ा। देखिए, एक तो मैं अभी कहूं, अभी मेरे साथी जो बोल रहे थे जी, उनकी बातों में सत्ता के जाने का दर्द ज्यादा और लोगों का दर्द कम नजर आ रहा था। पूरी तरह उसका राजनीतिकरण करने में लगे हुए थे। लोगों के दर्द से कांग्रेस के लोगों को वास्तविकता में कोई लेना देना ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो इस तरह पूरे देश से कांग्रेस साफ ना होती और हर राज्य से, केंद्र से, और ये 44 सीटें जो रह गई इनकी पार्लियामेंट में, वो ऐसी स्थिति ना आती। दिल्ली में मुझे लगता है इस बार 8 सीट भी नहीं आएंगी। इस तरह की हालात कांग्रेस के है जनता की नजर में। इसलिए इस तरह के सेंसिटिव मामलों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए और हमको ये देखना चाहिए कि इसके कारण क्या है, क्यों ये सब मामला जो है इस तरह रिपोर्ट हुए हैं। और जो आज पुलिस ने सफाई पेश की है उसमें दम है। जब ये कहा जाता है कि पहले से ज्यादा संवेदनशील है सरकार और जी पुलिस, और इसलिए मामले जो है दर्ज किए जा रहे हैं, सख्ती की जा रही है, लोगों की पकड़ धकड़ की जा रही है, तो उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कार्रवाई यानी पुलिस की थ्योरी से आप इत्तेफाक करते हैं। आप फोन लाइन पर बने रहे। स्टूडियो में मौजूद है सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सईद फैसल अली साहब। विजेंद्र गुप्ता साहब कह रहे हैं और जो अहमद हसन साहब कह रहे हैं, दोनों में वाकई कहीं ना कहीं से इस पर सियासत भी हो रही है और सियासी पार्टियां सियासत करेंगी भी। लेकिन दिल्ली पुलिस की लॉजिक से आप इत्तेफाक करते हैं, जो उसने ये दिया है कि पुलिस ज्यादा चौक चौबंद थी, इस वजह से ज्यादा रिपोर्ट्स हुई, जो वारदात हुई उनकी। नहीं, बहुत अजीब सी बात लग रही है कि अगर वो ये कहने की कोशिश कर रही है दिल्ली पुलिस की चाक चौबंद रहने की वजह से मामले ज्यादा दर्ज हुए, हालांकि होना ये चाहिए था कि चाक चौबंद रहने की वजह से मामले नहीं हुए। तो ये एक बहुत एकदम आउट ऑफ ये लग रही है बात, इलॉजिकल बात लग रही है। लेकिन विजयन जी ने एक बात कही है कि इसकी जांच होनी चाहिए पूरे तौर पर कि ऐसा क्यों हुआ है। अगर ये वाकई फिगर इतना बढ़ा है, उनकी बात से मुझे लग रहा है विजयन जी की कि वो भी इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं फिक्रमंद है, उनको भी इस बात की टेंशन है कि ये ऐसा क्यों हुआ है। तो इसकी जांच होनी चाहिए और अगर ये पुलिस की नाकामी की वजह से हुआ है तो जो पुलिस चीफ हैं या जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं उनसे पूछताछ होनी चाहिए, उनकी छुट्टी होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो हसन अहमद साहब ने कहा, तो जाहिर सी बात है वो ऑपोजिशन में है, वो कहेंगे ये बात, लेकिन ये बात दोनों की बात से मुझे लग रहा था कि दोनों इस बात को लेकर के फिक्रमंद हैं कि दिल्ली में जो क्राइम है वो ज्यादा बढ़ा है। सियासत नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऑल पार्टी कंसेंसस इस बात पर जरूर है कि दिल्ली
को सेफ एंड सिक्योर रखा जाए। इसलिए दिल्ली में कुछ होता है तो उसकी जो स्टोरी है पूरी दुनिया में चलती है जी जी, और उसका बहुत बुरा असर जाता है। लेकिन सिर्फ ये कह देने से कि नहीं कैसे हो गया और चाक चौबंद थी इसलिए रिपोर्ट आते हुई, मुझे लगता है इलॉजिकल है। कोई अच्छे रीजनिंग के साथ दिल्ली पुलिस को सामने आना चाहिए था और ये कोशिश करनी चाहिए कि ये इंसिडेंट्स कम हो। और कहीं ना कहीं मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, विजन जी एग्री करेंगे कि जिम्मेदारी कहीं ना कहीं है मॉरली सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कि उसको और चौक चौबंद करे और इक्विप्ड करे। अगर उनके पास इक्विपमेंट्स कम है, उतनी मॉडर्नाइज नहीं है उतना, तो वो सारी चीजें गवर्नमेंट को चाहिए कि पुलिस को प्रोवाइड करे ताकि पुलिस पूरे तौर पर दिल्ली को सेफ कर सके। अगर वो नहीं हो रही है तो जो आज की सरकार है वो भी जिम्मेदार है, जो पहले की सरकार थी वो भी जिम्मेदार है। दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से ट्रेन, प्रोफेशनल एंड वेल इक्विप करने की जरूरत है ताकि दिल्ली सेफ बने। जिम्मेदारी जो सरकार होगी उस पर आएगी। जी, जो सरकार होगी उस पर जिम्मेदारी तो आएगी, लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारा कंसर्न है, हमारी तशवीश है कि दिल्ली सेफ रहे और दिल्ली औरतों के लिए महफूज रहे, आम लोगों के लिए महफूज रहे। वाकयात मुजरिमाना जो दोगुना हुए हैं 2013 और 2014 में, वो उम्मीद करेंगे कि 2015 में घटकर आधे से भी कम हो जाएं, न के बराबर हों। चूंकि वक्त की कमी है, हम गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अहमद हसन साहब और विजेंद्र गुप्ता साहब, आप दोनों का फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद फैसल अली साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया खालिद। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं।